हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टडी मित्र में। तो अभी हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड की किताब से, और उसी में अगला चैप्टर है बिहार दर्शन। इसके पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें हमारा राज्य बिहार के नाम से था, जिसमें हमने क्या क्या जाना था बिहार के बारे में, कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ, उससे काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। तो उसी तरह ये वाला जो चैप्टर है इसमें बच्चे बिहार दर्शन को निकलेंगे, कुछ जगहों पे घूमेंगे और वहाँ से जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आएंगी उससे हमें बहुत सारा प्रश्न बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार स्पेशल का लिंक, प्ले लिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले वीडियो में भी मैंने डाला था, उसे जरूर देखिएगा। अगर उन वीडियो को देख लीजिएगा ना तो बिहार स्पेशल कोई भी क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली रेशमा बहुत खुश थी। क्यों खुश थी? क्योंकि उसकी कक्षा 6 के सभी छात्रा अपने वर्ग शिक्षक के साथ बोधगया, राजगीर, नालंदा और पावापुरी के ऐतिहासिक स्थलों को देखने जा रहे थे। कहां कहां देखने जा रहे थे? बोधगया, राजगीर, नालंदा और पावापुरी, यानी जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जगह है। तो इस चैप्टर में हम लोग उससे महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन बनेगा सारा आ जाएगा और उसको देख लेंगे। शिक्षक ने बच्चों को अपने साथ क्या क्या लाने के लिए कहा? बोला क्या? कलम, डायरी, पानी की बोतल रख लो। कलम डायरी नोट करने के लिए, बाकी पानी तो जरूरत है ही। 6 बजे विद्यालय परिसर में बुलाया, वहां से बस खुलने वाली थी। अगले दिन सभी बच्चे नियत समय पर विद्यालय पहुंचे। बस सबसे पहले बोधगया पहुंची। कहां पहुंची? बोधगया। बच्चों ने पहले महाबोधि मंदिर देखा। किसको देखा? महाबोधि मंदिर। तो महाबोधि मंदिर कहां पे है? बोधगया में है। इस मंदिर को विश्व धरोहर में गिना जाता है। विश्व धरोहर में कौन शामिल करता है? यूनेस्को के द्वारा शामिल किया जाता है। यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में महाबोधि मंदिर को भी शामिल किया गया है। चलिए, आप लोगों के लिए एक सवाल रहा कि बिहार के कितने जगह साइट्स जो है कि विश्व यानी धरोहर में है, यानी यूनेस्को की लिस्ट में है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस मंदिर में ध्यानरत बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन करने के बाद सब मंदिर के पीछे महाबोधि वृक्ष को देखने गए। यानी किस वृक्ष को? बोधि वृक्ष के। इस वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि इसी वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था और वो गौतम बुद्ध कहलाने लगे थे। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर कई बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध की आराधना कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि भगवान बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो तो बहुत पवित्र है ही। और ये देखिए, ये जो चित्र है यही है क्या? महाबोधि मंदिर, और इसी के पीछे है बोधि वृक्ष। इस मंदिर के बगल में मुचलिंद सरोवर है। कौन सा सरोवर है? मुचलिंद सरोवर। यहां बच्चों ने मछलियों को दाना खिलाया। सरोवर में मछलियां भरी पड़ी थी। तो याद रखिएगा, महाबोधि मंदिर के बगल में कौन सा सरोवर है जिसका क्या नाम है? मुचलिंद सरोवर। इतनी सारी मछलियों को देख करके बच्चों की आनंद की सीमा, बच्चों को तो मजा आने लगा। मंदिर के इर्द गिर्द कई देशों ने भगवान बुद्ध की मंदिरें बनवा रखी थी। यानी बौद्ध धर्म जानने वाले जो देश हैं, कई देशों ने सबने अपने अपनी मंदिरें बनवा रखी है इसके आसपास। बच्चों ने उनको भी देखा और महत्वपूर्ण बातों को नोट किया। बच्चे बस में पुनः सवार हुए और वहां से चलकर शहर के चांद चौरा क्षेत्र में पहुंचे। किस जगह पे पहुंचे? चांद चौरा क्षेत्र। वहां से बच्चे फल्गु नदी के तट स्थित विष्णुपद मंदिर देखने पहुंचे। यानी बोधगया से जो नदी गुजरती है उसका क्या नाम है? फल्गु नदी, और उसके तट पर जो मंदिर है उसका नाम है विष्णुपद मंदिर। यहाँ भगवान विष्णु के पद चिन्ह है, उनके पैरों के निशान है। और इस मंदिर को काले पत्थरों से रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। किसने बनवाया था? रानी अहिल्याबाई ने। और किस चीज का बना हुआ है? ये काले पत्थर का। महारानी अहिल्याबाई जो है वो क्या थी? एक मराठा रानी थी जिनका पूरा नाम क्या था? अहिल्याबाई होलकर। वहां के पुजारियों ने बताया कि प्रतिवर्ष आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में यहाँ पितृपक्ष का मेला 15 दिनों के लिए लगता है। याद रखिएगा कि प्रतिवर्ष अश्विन महीने के कौन से? कृष्ण पक्ष में यहाँ पितृपक्ष मेला कितने दिनों के लगता है? 15 दिनों के लिए लगता है। और देश के कोने कोने से लोग आकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्ति हेतु यहाँ पिंडदान करते हैं। ये चीज आप लोगों ने भी सुना होगा कि लोग पिंडदान करने के लिए कहाँ जाते हैं? वहीं जाते हैं, गया। और वहां जाके क्या करते हैं? इसी महीने में करते हैं, अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में। अब देखिए, ये जो चित्र देख रहे हैं ये वहां पे भगवान बुद्ध की मूर्ति है जो कि ध्यानरत अवस्था में है। विष्णुपद मंदिर से सभी बच्चे दोपहर 12 बजे के आसपास राजगीर पहुंचे। कहां पहुंचे? अब राजगीर। और राजगीर में गर्म जलकुंड में हाथ पांव धोने से बच्चों की थकान मिट गई। यानी राजगीर में जो जलकुंड था उसमें गर्म पानी आता है, गर्म पानी ना। तो राजगीर के अलावा और बिहार में कहां कहां गर्म पानी आता है? पिछले चैप्टर में हमने देखा था कहां कहां। एक भीम बांध, भीम बांध जो कहां है? खड़गपुर में है। और ऋषिकुंड, मुंगेर में एक है सीताकुंड। इन जगहों पे भी गर्म पानी आता है।
सब ने क्या किया, वहाँ पे खाना खाया। खाना खाया, इसी क्रम शिक्षक ने बताया कि राजगीर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इन पहाड़ियों में गंधक है, इसलिए यहाँ का पानी गर्म स्त्राव होता है। अब बताइए वहाँ गर्म पानी जो है वो क्यों आता है? तो गुरुजी ने क्या बताया कि पहाड़ियों में गंधक है, इसलिए यहाँ से गर्म पानी का स्त्राव होता है जो पहाड़ के नीचे से निकलता है। बच्चों ने मनियार मठ, जरासंध का अखाड़ा देखा, शांति स्तूप देखने रज्जू मार्ग द्वारा रोपवे से पहाड़ी की ओर चल पड़े। यानी बच्चों ने वहाँ पे क्या क्या देखा, वहाँ पे क्या क्या है, और वहाँ पे मनियार मठ भी है, जरासंध का अखाड़ा भी कहाँ पे है, वहीं राजगीर में। फिर वहाँ से शांति स्तूप देखने के लिए रज्जू मार्ग यानी कि रोपवे से, रस्सी वाला जो पुल है उससे पहाड़ी की ओर चले, मतलब राजगीर की पहाड़ी में है शांति स्तूप। अब देखिए शांति स्तूप कौन सा है, यही है। इसी को देखने के लिए बच्चे आगे बढ़े। वहां तक का रास्ता कैसे है, रोपवे से है। यह शांति स्तूप पहाड़ी पर स्थित सफेद गुंबदनुमा स्तूप है। कैसा है, सफेद गुंबदनुमा स्तूप है। इसके चारों ओर दिशाओं में भगवान बुद्ध की 4 प्रतिमा अलग अलग मुद्राओं में लगी है। देखिए यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिख रहे हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा, वैसे इधर भी है और इधर भी है, यानी चारों तरफ ये प्रतिमा है। पहाड़ी पर पहुंचने के लिए रज्जू मार्ग की सुविधा उपलब्ध है, यानी रस्सी वाला पुल है। पहाड़ी के शीर्ष पर शांति स्तूप अद्भुत दृश्य प्रदान करता है। यहां से चारों ओर की पहाड़ियां साफ दिखाई देती है। शिक्षक ने मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बारे में कुछ प्रचलित कथाएं वहां पे सुनाई। मगध के राजा ही थे ये। राजगीर से चलकर बच्चे 3 बजे अपराह्न नालंदा पहुंचे। कहां पहुंचे, नालंदा। रास्ते में शिक्षक ने बच्चों को खाजा मिठाई खरीदी। बच्चों को खिलाने के लिए क्या खरीदी, खाजा। खाजा उस इलाके में बहुत चलता है, आप लोग सबने खाजा खाया होगा, शादियों में खाजा का प्रयोग होता है। नालंदा में 5वीं सदी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर अवशेष के रूप में है। यानी गुरुजी कहाँ ले गए, नालंदा विश्वविद्यालय। यह कब बना था, 5वीं सदी में बना था। ये देखिए यही है अभी भी नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर। यह विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विख्यात है। यानी उस जमाने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इस विद्यालय में प्रवेश करने के लिए नामांकन परीक्षा होती है, ऐसे नहीं हो जाता था। और इसमें लगभग 10,000 छात्र यहां रहकर अध्ययन करते थे। यानी इस महाविद्यालय में 10,000 छात्र के पढ़ने की सुविधा थी। 10,000 छात्र, तो बोलिए कितना टीचर होगा, 2,000 के लगभग शिक्षक थे। और इसमें एडमिशन लेने के लिए बहुत लंबी लाइन लग जाती थी, तो उन्हें एग्जाम देना पड़ता था। और कठिन एग्जाम पास करने के बाद ही लोग इसमें प्रवेश कर पाते थे। 7वीं शताब्दी पर एक चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ आया था, जो इस विद्यालय के बारे में, इस महाविद्यालय के बारे में हमें बताता है। आगे देखिएगा किसी चैप्टर में मिलेगा, हुएनसांग के द्वारा लिखा गया भी बातें। अब देखिए बच्चों ने पुस्तकालय और छात्रावास को देखा। यहीं पर एक संग्रहालय में कई दुर्लभ पांडुलिपियां और मूर्तियां देखी। कहां पे, वही नालंदा विश्वविद्यालय के पास। कुछ एक बच्चों ने किताबें भी खरीदी। यहां से सब पावापुरी स्थित जल मंदिर देखने गए। जल मंदिर कहाँ है, पावापुरी पे। देखिए चित्र में ये पानी के बीच जो है ना, ये वही है जल मंदिर। बहुत सुंदर लगता है ये देखने में। तालाब के बीचों बीच जल मंदिर में भगवान महावीर के दर्शन किए। तो पावापुरी में जो जल मंदिर है वो किसका मंदिर है, भगवान महावीर का दर्शन है। तालाब में मछलियां और कमल के फूल प्राकृतिक रूप से मंदिर की शोभा बढ़ा रहे थे। यही वो जगह है जहां भगवान महावीर ने शरीर त्याग कर महापरिनिर्वाण किया था। यानी भगवान महावीर ने महापरिनिर्वाण यानी अपना शरीर त्याग कहाँ पे किया था, पावापुरी में। और किस मंदिर के पास, यही जल मंदिर के पास। शाम घिरे आई, अतः सभी बच्चे बस में सवार होकर घर लौटने गए। शिक्षक ने बताया कि बगल में ही नवादा जिला, यहाँ पर ककोलत जलप्रपात है। बिहार का इकलौता जलप्रपात आप कह सकते हैं। कहाँ पे है, नवादा जिला में, जो अपने ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। यह एक मनोरम प्राकृतिक स्थल है। समय अभाव के कारण हम लोग वहाँ नहीं जाए, बच्चे वहाँ नहीं जा सके और सभी बच्चे देर रात अपने अपने घर पहुँच गए। तो हमने किसके बारे में देखा, नालंदा, बोधगया और पावापुरी के बारे में। चलिए कुछ प्रश्नों को देखें। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, कहाँ हुई थी, पावापुरी, बोधगया, वैशाली, सासाराम। कहाँ हुई थी, बोधगया में हुई थी। कहाँ, बोधि वृक्ष के नीचे। गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर किसने बनाया था, किसने, रानी अहिल्याबाई होलकर ने। बिहार में गर्म जलकुंड कहाँ है, राजगीर में है। इसके अलावा कहाँ कहाँ है, चलिए कमेंट करके बताइए। काकोलत प्रसिद्ध है किसके लिए, ठंडे जल के लिए, और कहाँ पे है, नवादा जिले में। जरासंध का अखाड़ा कहाँ अवस्थित है, राजगीर, बोधगया, नालंदा, वैशाली। कहाँ, राजगीर में। आप लोग महाभारत पढ़िएगा तो उसमें भी जरासंध के अखाड़ा के बारे में दिया हुआ है।
तो यह एक पौराणिक कहानी है, चलिए उस पर बाद में कभी डिस्कस करेंगे। श्री कृष्ण जी ने भीम को यहीं पर जरासंध से लड़वाया था और उन्हें जितवाया था। खाली जगहों को भरिए। प्रतिपक्ष मेला डैश पक्ष में लगता है। किस पक्ष में लगता है? कृष्ण पक्ष में। और किस महीने के कृष्ण पक्ष में? अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में। यहाँ लोग क्या करते हैं? पिंडदान करते हैं अपने पूर्वजों को। महाबोधि मंदिर के निकट कौन सा सरोवर है बताइए? कौन सा सरोवर है? देखिए, मुचलिंद सरोवर। कौन सा सरोवर? मुचलिंद सरोवर। पावापुरी में कौन सा मंदिर है? जल मंदिर है। महावीर ने डैश में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कहाँ पे किया था? पावापुरी में। नालंदा विश्वविद्यालय किसका? ज्ञान और विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। पूरी दुनिया से लोग पढ़ने के लिए विद्यार्थी यहाँ आते थे। बाकी प्रश्न यहाँ देखिए, एक मिलान करने वाले, इसको भी करते हैं। मुचलिंद सरोवर ये कहाँ पे है? बोधगया में। रानी बाई होलकर ने क्या? विष्णुपद मंदिर बनवाया था। शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर की पहाड़ियों पे। काकोला जलप्रपात कहाँ है? नवादा जिले में। तो चलिए, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और अगला चैप्टर भी वो भी बिहार के बारे में है और उसमें भी हम लोग बिहार के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे, नहीं पटना के आसपास जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसके बारे में। तो यह सीरीज कैसा लग रहा है आप लोग हमें बताइएगा ज़रूर। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।